सोचो अगर आप आंख खोलें और आप हॉस्पिटल में हो और आपको याद ही ना हो कि आप वहां कैसे पहुंचे और फिर पुलिस आने वाली हो, लेकिन एक अजीब सफेद कपड़ों वाला लड़का आपको किसी और ही जगह ले जाए। वेलकम बैक टू फ्रॉम सीजन 3। सीजन 2 का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और ऐसी ही हॉरर एक्सप्लेनेशंस के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। सीजन 3 का पहला एपिसोड इसी डिस्टर्बिंग मोमेंट से शुरू होता है। टैबिथा मैथ्यूज सेंट एंथनीज हॉस्पिटल में होश में आती है। डॉक्टर ब्रोडी उसे बताती है कि वो एक पॉपुलर हाइकिंग ट्रेल पर बेहोश मिली थी और उसे कुछ भी याद नहीं। टैबिथा खुद भी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाती, लेकिन जैसे ही नर्स अनाउंस करती है कि पुलिस आ रही है, टैबिथा को महसूस होता है कि उसे तुरंत निकलना होगा। वो बिना किसी इंसिडेंट के हॉस्पिटल से बाहर आ जाती है, लेकिन बाहर उसे फिर से वही अजीब बॉय इन व्हाइट नजर आता है जो उसे एक नियर बाय कैफे की तरफ लीड करता है, जैसे सब कुछ अब भी किसी अनसीन फोर्स के कंट्रोल में हो। टाउन के अंदर बॉयड स्टीवेंस अपनी कंधे की गोली का जख्म मेकशिफ्ट पुलिस स्टेशन में खुद ही ठीक करने की कोशिश कर रहा होता है। उसे फिर से फादर खत्री का विजन नजर आता है जो उसे ताना देता है कि सर्दियां करीब है, खाना कम हो रहा है और 3 दिन पहले उसी के लोगों में से किसी ने उसे मारने की कोशिश की थी। बॉयड जिद करता है कि सब कंट्रोल में है, लेकिन रियलिटी बिल्कुल उलट लग रही होती है। इसी दौरान ईथन हिस्टेरिकल हालत में बाहर नजर आता है क्योंकि वो जंगल की तरफ भागना चाहता है, सिर्फ अपनी माँ टैबिथा को ढूंढने के लिए। जिम तुरंत सिचुएशन हैंडल करता है, लेकिन कुछ ही देर बाद वो खुद डिसाइड कर लेता है कि वो जंगल जाएगा। बॉयड अपने एक्सपीरियंस का हवाला देकर उसे समझाने की कोशिश करता है कि जंगल बेरहम है, लेकिन जिम अपनी फैमिली के लिए रिस्क लेने को तैयार होता है। कैनी के आने के बाद बॉयड आखिरकार मान जाता है और उन्हें सेफर ट्रैवल के मशवरे देता है। कॉलोनी हाउस में दूसरी तरफ टेंशन बढ़ती जा रही होती है। फातिमा मॉर्निंग सिकनेस से गुजरती हुई भी धीरे धीरे अपनी प्रेगनेंसी को एक्सेप्ट कर रही होती है, लेकिन लोगों की नजरें और कमेंट्स उसे अनकंफर्टेबल कर देते हैं। एलिसस का सपोर्ट करता है जब निकी से टकरार होती है। डोना अनाउंस करती है कि जो थोड़ी सी फसल स्टॉर्म के बाद बची थी उसे हार्वेस्ट करना होगा, लेकिन जल्द ही सबको पता चल जाता है कि क्रॉप्स पूरी तरह सड़ चुकी हैं, सॉइल ही खराब हो गई है। ये खबर आग की तरह फैलती है और लोग त्यान चेन लियो के घर पर रखे फूड रिजर्व्स की तरफ टूट पड़ते हैं। पैनिक और गुस्सा बढ़ता जाता है और सिचुएशन कंट्रोल से निकलती नजर आती है। रैंडल हालात को और बिगाड़ देता है जब वो ईथन की पेट गोट लेकर भागने की कोशिश करता है। ईथन फौरन रिएक्ट करता है, विक्टर रिवॉल्वर निकाल लेता है और बॉयड को बीच में आकर सबको रोकना पड़ता है। बॉयड एक इमोशनल स्पीच देता है कि अगर सब मिलकर काम नहीं करेंगे तो कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। आखिरकार गोट और गन दोनों वापस ले लिए जाते हैं। इसी बीच जिम और केनी जंगल में आगे बढ़ते हुए एक अजीब फील्ड तक पहुंचते हैं जहां वियर्ड स्टैचूज और छोटी छोटी बिल्डिंग्स खड़ी होती हैं। रात वहां गुजारने का आइडिया रिस्की लगता है, लेकिन केनी छोटी सी सर्च के बाद मान जाता है। टैबिथा मीनवाइल एक चर्च में जाकर कन्फेशन करती है। जब प्रीस्ट उसे थॉमस के बारे में बात करने पर मजबूर करता है तो वो इमोशनल हो जाती है। इसी प्रोसेस में विक्टर के लंच बॉक्स के अंदर से एक रिटर्न टू ओनर एड्रेस मिलता है जो एक नया क्लू बनकर सामने आता है। टाउन में फूड क्राइसिस इंटेंस होता जा रहा है और जब ये सजेशन आता है कि अब सर्वाइवल के लिए फार्म एनिमल्स का सहारा लेना होगा, ईथन ये बात सुनकर टूट जाता है। बॉयड उसे समझाता है कि एनिमल्स हीरोज की तरह सबको बचाने के लिए सैक्रिफाइस होंगे। रात होते ही सब कुछ केओस में बदल जाता है जब मिल्कमैन मॉन्स्टर और दूसरे क्रीचर्स फार्म पर जाकर लाइव स्टॉक को रिलीज कर देते हैं। जानवर टाउन के बीच भागने लगते हैं। रैंडल बस के अंदर से दूर से आते मॉन्स्टर को देखकर हॉर्न बजाकर सबको वार्न करता है। ओल्ड लेडी मॉन्स्टर ईथन और जूली का पीछा करती है, लेकिन सारा उन्हें रियर एंट्रेंस से निकालकर बस तक ले जाती है। बॉयड और त्यान चैन लियोम मिलकर एनिमल्स को बान में जमा कर लेते हैं, लेकिन फिर मैकेनिक क्रीचर और काउबॉय क्रीचर बैकअप के साथ वहां आ जाते हैं। एटमॉस्फेयर एकदम हैवी हो जाता है। एपिसोड का सबसे हॉरिफाइंग मोमेंट तब आता है जब मॉन्स्टर्स बॉयड को वर्बली टॉन्ट करते हुए उसके सामने त्यान चैन लियू को बेरहमी से टुकड़ों में चीर देते हैं। बॉयड बस खड़ा देख सकता है, कुछ कर नहीं पाता। इसी शॉकिंग और ब्रूटल सीन के साथ सीजन 3 का पहला एपिसोड खत्म होता है और ये क्लियर हो जाता है कि इस दफा सर्वाइवल और भी मुश्किल होने वाला है। सुबह का मंजर पिछली रात के खौफनाक हमले के बाद खुलता है। विक्टर और जेड गैस स्टेशन में जानवरों के साथ बैठे होते हैं। विक्टर उसे मना करता है कि बाढ़ ना जाए, लेकिन जेड जिद करता हुआ नुकसान देखने चला जाता है। वहां पहुंचकर उसे ट्यान चेन लियू की लाश मिलती है और बॉयड स्टीवेंस हथकड़ियों में बंधा कैंटनईज में चीख रहा होता है। दूसरी तरफ केनी लियू दूर से जिम मैथ्यूज की चीखों की आवाज सुनकर होश में आता है। जिम ने हैरत अंगेज तौर पर एक ऐसा फर्टाइल रिवर बैंक ढूंढ लिया होता है जहाँ पूरी तरह पकी हुई फसल लगी होती है।
जैसे उम्मीद का एक नया दरवाजा खुल गया हो। टबिथा मैथ्यूज हेनरी के काउच पर आंख खोलती है और पता चलता है कि वो पोर्च पर बेहोश हो गई थी और अब हेनरी उस पर बंदूक तान कर खड़ा है। वो उसे जाने देने को तैयार नहीं और लंच बॉक्स के बारे में जवाब चाहता है। टबिथा सैमली रोड ट्रिप से लेकर रोड पर गिरे दरख्त और उस मिस्टीरियस टाउन तक सब बताने की कोशिश करती है, लेकिन हेनरी बार बार उसे रोक देता है। आखिर वो चीख कर कहती है कि लंच बॉक्स विक्टर ने दिया था। हेनरी यकीन नहीं करता और बताता है कि उसने पुलिस को फोन कर दिया है। इधर सारा मायर्स क्रिस्टी को टियान चैन की मौत की खबर देती है, जो उतनी ही सख्त लगती है। टाउन में जेड और बॉयड खामोशी से टियान चैन की बॉडी चर्च ले जाते हैं। चर्च के अंदर बॉयड नरमी से कहता है कि वो चाहती होती कि उसे बिंग चैन ल्यू के पास दफन किया जाए। ईथन और जूली मैथ्यूज बीसी गम को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे और विक्टर का पैनिक में आना सिचुएशन को और बिगाड़ देता है जब वो ईथन को सख्त अल्फाज में रियलिटी बता देता है। हेनरी अब भी टबिथा की कहानी पर यकीन नहीं करता, हत्ता कि ये तक कह देता है कि शायद उसने ऑनलाइन आर्टिकल्स फेक किए हों। लेकिन जब टबिथा टावर के बच्चों का जिक्र करती है तो उसका लहजा बदल जाता है। पुलिस दरवाजा नॉक करती है, मगर हेनरी उनसे माफी मांगकर कहता है कि उसने गलती से कुत्ते को इंट्रूडर समझ लिया। वापस आकर वो रिवॉल्वर रख देता है और टबिथा के लिए खाना बनाने लग जाता है। टाउन में बॉयड जब डोना को बताता है कि मॉन्स्टर्स ने इन जानवरों को बेट के तौर पर यूज किया तो डोना सख्त रिएक्शन देती है और कहती है कि उसे जानवरों से ज्यादा लोगों की फिक्र करनी चाहिए थी। दोनों में तीखी बहस होती है, लेकिन डेड काउ को फील्ड ड्रेस करने से पहले डोना माफी मांग लेती है और कहती है कि वो उस पर नहीं, हालात पर गुस्सा है। एलिस स्टीवेंस फातिमा को मनाता है कि वो क्रिस्टी से चेकअप करवा ले, क्योंकि उसकी मॉर्निंग सिकनेस बढ़ रही है। फातिमा हालात को हल्का लेने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक उसके दांत गिरने लगते हैं। हॉस्पिटल में क्रिस्टी के बजाय मारी मिलती है, जो खुद को एक्सपीरियंस्ड पीडियाट्रिक नर्स बताती हैं। एलिस बेचैन होता है, लेकिन मजबूरन मान जाता है। बाद में पता चलता है कि फातिमा सिवियर मैल नॉरिशमेंट और एक्सट्रीम मॉर्निंग सिकनेस यानी हाइपर एमेसिस ग्रेविडारम का शिकार है। क्रिस्टी और बॉयड एम्प्टी स्विमिंग पूल के पास गुजरे सालों के नुकसानात पर बात करते ही तभी जिम और केनी वापस आते हैं। जिम टाउन का माहौल देखकर घबरा जाता है और सोचता है बच्चों के साथ कुछ हुआ है। केनी धीरे धीरे समझता है कि उसकी माँ मर चुकी है और उसका दर्द उस पर हावी हो जाता है। डाइनर में वो क्रिस्टी से वादा लेता है कि टियान चैन को फ्यूनरल के लिए इस तरह तैयार करे कि वो उसे अच्छी यादों के साथ याद रख सके। अकेले रहकर वो जूक बॉक्स पर गुस्सा निकालता है, जो अचानक कूल एंड द गैंग का सेलिब्रेट चला देता है, एक अजीब और तकलीफ दे कॉन्ट्रास्ट के साथ। जूली अपने वाले जिम पर फट पड़ती है और उसे याद दिलाती है कि वो दोबारा ईथन के लिए फिल इन पेरेंट नहीं बन सकती जब सब कुछ टूट जाता है, जैसे थॉमस की मौत के बाद हुआ था। इधर टबिथा और हेनरी के दरमियान नया राज खुलता है जब हेनरी बताता है कि मिरांडा कैवेनो को भी टावर के बच्चों की विजन्स आते थे। टबिथा कहती है कि शायद उसे यहाँ हेनरी को ढूंढने के लिए भेजा गया है और हेनरी जवाब देता है कि उसे असल में उस चीज को ढूंढना था जो बेसमेंट में है। कॉलोनी हाउस वापस जाकर फातिमा को रॉटन क्रॉप्स के बॉक्सेस मिलते हैं और अजीब सी भूख या क्रेविंग के तहत वो उन पर टूट पड़ती है। डोना ईथन को तसल्ली देती है जब वो उसे काऊ को कट करते देख लेता है। जेड की मदद से क्रिस्टी टियान चैन को फ्यूनरल के लिए तैयार कर रही होती है और सारा एक ड्रेस ले आती है जो टियान चैन को पसंद थी। बार में केनी को होममेड हूच के जार्स भरते देखकर बॉयड उसका मजाक उड़ाता है, लेकिन केनी का इरादा समझ जाता है। दोनों टनल्स के एंट्रेंस तक जाते हैं जहां बॉयड सच बताता है कि वो टियान चैन के साथ था जब वो मरी। उसकी हिम्मत का जिक्र केनी को सुसाइडल प्लान से रोक देता है और वो चैपल जाकर माँ को आखिरी मर्तबा देखता है। फ्यूनरल के बाद बॉयड एक नया प्लान बताता है कि वो मॉन्स्टर्स में से एक को पकड़कर उनके बारे में सीखेगा और एलिस उसका साथ देने का वादा करता है। मैथ्यूज फैमिली घर लौट रही होती है जब जूली कहती है कि अंधेरा होने से पहले जानवरों को देख लें। ईथन उसके साथ चला जाता है और जिम अकेला घर वापस आता है। एपिसोड का आखिरी और सबसे हैरत अंगेज लम्हा तब आता है जब जिम को फोन कहलाती है। दूसरी तरफ थॉमस की आवाज होती है, बिल्कुल ईथन की उम्र जैसी, और यहाँ कहानी एक नए और अधिक परेशान कुन मोड़ पर खत्म होती है। एपिसोड 3 शुरू होता है उसी शॉकिंग मोमेंट से जहां जिम मैथ्यूज फोन पर उस आवाज से बात कर रहा होता है जो खुद को टॉमस कह रही है। वो आवाज सिर्फ नाम ही नहीं लेती, बल्कि जिम की पुरानी जिंदगी और उसके दर्द को डिटेल में जानती है, बिल्कुल इस तरह जैसे वो उसके दिमाग के अंदर हो। जैसे ही वो जूली और ईथन को सटल तरीके से थ्रेटन करती है, जिम घबरा कर सीधा फार्म की तरफ दौड़ता है और उन्हें वहाँ बिल्कुल ठीक पाता है जहाँ उन्होंने कहा था। रात करीब आ रही होती है और बॉयड स्टीवेंस सब रेजिडेंट्स को अलर्ट कर रहा होता है। वो जिम की बेचैनी नोटिस करता है और पूछता है सब ठीक है या नहीं, लेकिन जिम फोन वाली बात शेयर नहीं करता। बस इतना पूछता है कि क्या हालात और खराब हो रहे हैं, और बॉयड का खामोश रहना ही उसका जवाब बन जाता है। इधर हेनरी अपनी कुर्सी पर सो रहा होता है जब शीशे टूटने की आवाज आती है। किचन में टैबिथा से बर्तन गिर जाता है और उसका हाथ कट हो जाता है। हेनरी उसका जख्म बांधता है, लेकिन टैबिथा दूर से आती बोतलों की खनक पर फोकस करने लगती है, जैसे कोई पुरानी याद जाग रही हो। कॉलोनी हाउस के पास विक्टर ट्री लाइन का अपना होम
मेड मैप दोबारा ट्रेस कर रहा होता है और जमीन खोद कर कुछ निकालने की कोशिश करता है। इसी दौरान बॉयड और एलिस मॉन्स्टर्स को कैप्चर करने के प्लान पर बात करते हैं। एलिस को ये आइडिया पसंद नहीं और डॉना भी आकर साफ कह देती है कि अगर मॉन्स्टर पकड़ भी लिया तो वो बोलेंगे नहीं। वो एलिस को फातिमा की प्रेगनेंसी याद दिलाती है और गुस्से में चली जाती है। फातिमा क्लारा की लास्ट काऊ की ऑफर ठुकरा देती है, लेकिन चुप कर रॉटन सब्जियों पर टूट पड़ती है। टिली उसे देख लेती है और हैरान रह जाती है। दूसरी तरफ केनी छोटी सी टीम को लेकर उस फर्टाइल जगह पर जाता है जहां वो और जिम फसल देख कर आए थे। डेल्यूना द्वीप स्ट्रक्चर्स को नोटिस करता है, लेकिन जेड कहता है कि उनकी पोजीशनिंग वार्निंग सिस्टम जैसी लगती है, बिल्कुल टैलिस्मैन्स की तरह। जिम घर पर लंच बनाकर जूली और ईथन से बात ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन ईथन के टैबिटा को बरी करने से मुतालिक सवालों पर वो फट पड़ता है। बच्चे नाराज होकर चले जाते हैं और फोन दोबारा बजने लगता है। इसी वक्त हेनरी टैबिटा को मिरांडा का बॉटल ट्री दिखाता है जो लगभग उसी जैसा ही है, लेकिन टेलीपोर्टेशन होल के बगैर। टैबिटा को पता चलता है कि मिरांडा ने ऐसे ट्रीज टाउन में कई जगह लगाए थे और असली ट्री एक पब्लिक पार्क में है जहां से उसके विजन शुरू हुए थे। बॉयड सिमेट्री के लिए एक मेमोरी बोर्ड बना रहा होता है जब उसे फादर खत्री का विजन नजर आता है, जो उसके प्लान को कोलोसली स्टूपिड कहता है। प्लान ये होता है कि एक मॉन्स्टर को घर में फंसाकर मल्टीपल टैलिस्मैन से ट्रैप किया जाए। खत्री उसे याद दिलाता है कि मॉन्स्टर्स का मकसद उसे तोड़ना है और शायद वो काफी हद तक कामयाब हो चुके हैं। सारा के घर विक्टर एक गंदा सूटकेस लेकर आता है और बिट स्प्रेड्स मांगता है ताकि फोर्ट बनाकर कहानी सुना सके। सारा हैरान होती है लेकिन मान जाती है। टिली फातिमा को जज करने के बजाय अपनी प्रेगनेंसी की अजीब क्रेविंग का किस्सा सुनाती है कि कैसे वो अंडों के छिलकों के अंदर का हिस्सा खाती थी। इससे फातिमा अपने डर शेयर करती है कि शायद वो माँ बनी नहीं सकती थी। हेनरी टैबिथा को ओरिजिनल बॉटल ट्री दिखाने ले जा रहा होता है जब कार रेडियो पर गाना ब्लू बजने लगता है, जो मिरांडा का भी फेवरेट था और जिम और टैबिथा का भी। हेनरी इसे छोटी दुनिया का कोइंसिडेंस समझता है। जंगल में जेड और डील की बहस होती है और जेड दूर चला जाता है जहां उसे हेल्यूसिनेशन होती है कि वो खुद एक दरख्त से रेलवे स्पाइक के जरिए आंख से पिंड है। फिगर जिंदा होकर उसका गला दबा देता है, लेकिन डेल को लगता है जेड सिर्फ ड्रामा कर रहा है, जिससे दोनों के दरमियान और दूरी पैदा हो जाती है। क्रिस्टी और केनी भी बहस करते हैं जब वो उसकी हालत पूछती है और वो बात टाल देता है। जेड जल्दी में टाउन लौटना चाहता है और फिर से बहस होती है। इस दौरान क्रिस्टी का पांव एनिमल ट्रैप में फंस जाता है। डाइनर में बॉयड और ईथन की बात होती है जहां ईथन लगभग उम्मीद छोड़ चुका होता है कि वो कभी घर लौट पाएंगे। कॉलोनी हाउस में टिली टैरो कार्ड्स निकालकर फातिमा के बीवी का फ्यूचर देखने का कहती है। फातिमा पहले मना करती है लेकिन मान जाती है। जैसे ही कार्ड्स पलटने लगते हैं, एक बड़ा क्रू विंडो से टकराता है, फिर दूसरा शीशा तोड़कर अंदर आ जाता है और अफरा तफरी मच जाती है। डेल जेड के पीछे जाकर उन स्ट्रक्चर्स को तोड़कर आयरन रॉड्स निकालता है और क्रिस्टी को ट्रैप से आजाद कर देते हैं, लेकिन उसका एंकल डिसलोकेट हो चुका होता है। जेड उसे गाइड करता है कि कैसे सेट करना है, लेकिन फिर से उसे वही खूनी हेलुसिनेशन नजर आती है जहां आदमी खोपड़ी से खून पीता है। बस पर रैंडल को भी हेलुसिनेशन होती है कि बीज या लोकस्ट उसे घेर रहे हैं। बॉयड उसे होश में लाकर कहता है कि वो उसकी जगह रह सकता है क्योंकि वो खुद मॉन्स्टर्स को जंगल से निकलते देखना चाहता है। सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग ट्विस्ट तब आता है जब टैबिथा कार सिकनेस के बाद ग्लव कंपार्टमेंट में जिम का ब्रेसलेट पाती है। वो हेनरी पर क्रूअल प्रैंक का इल्जाम लगाती है और कार से निकलने लगती है। हेनरी उसे रोककर स्पीड तेज कर देता है क्योंकि ट्री बस आगे होता है, लेकिन रास्ते में उनकी कार टी बोन हो जाती है और वो एम्बुलेंस में हॉस्पिटल की तरफ ले जाए जाते हैं। एम्बुलेंस जब आगे बढ़ती है तो रोड पर गिरा हुआ दरख्त नजर आता है और यही एपिसोड खत्म हो जाता है, एक बार फिर से सब कुछ उसी शुरुआत की तरफ ले जाता हुआ। एपिसोड शुरू होते ही ये कंफर्म हो जाता है कि ताबिथा वाकई दोबारा उसी मिस्टीरियस टाउन में वापस भेज दी गई है। उसी वक्त ईथन को थॉमस की तरफ से एक और फोन कॉल मिलती है जहां वो उसे पहले ही वार्न कर देता है कि ताबिथा एम्बुलेंस में आ रही है और उसे उसकी मदद की जरूरत होगी। बात ज्यादा आगे नहीं बढ़ती क्योंकि जिम गुस्से में फोन को दीवार से उखाड़ कर तोड़ देता है। जूली शोर सुनकर आती है और जिम की ऑलमोस्ट दीवानगी जैसी हालत देखकर टेंशन और बढ़ जाती है। लेकिन इसी रेज के दौरान जिम को फोन के बारे में कोई अजीब सी बात समझ आती है। कॉलोनी हाउस में मारी फातिमा से मिलने आती है और महसूस करती है कि क्रो इंसिडेंट के बाद सब लोग पहले से ज्यादा नर्वस हैं। बख्ता खास तौर पर भड़की हुई लगती है और टिली के टैरो कार्ड्स को ओपनली रिजेक्ट कर देती है, लेकिन डॉना बीच में आकर सिचुएशन को कंट्रोल कर लेती है। इधर सारा विक्टर के फोर्ट के लिए सामान जमा कर रही होती है जब विक्टर अपने बचपन की कहानी शेयर करता है। बताता है कि वो और उसकी बहन एलोवीज इसी घर में छुपकर खेलते थे और उनकी माँ मिरांडा को भी ये जगह पसंद थी। वो दोनों बेसमेंट में जाते हैं क्योंकि विक्टर के मुताबिक सीक्रेट्स वहीं शेयर होते हैं। रात
हो चुकी होती है और एम्बुलेंस में मौजूद EMTs बेचैन हो रहे होते हैं जब ताबिता बार बार कहती है कि उन्हें आगे बढ़ते रहना चाहिए। बॉयर अपने स्टेक आउट पर है और रैंडल को अपना मॉन्स्टर कैप्चर करने का प्लान बता चुका है। रैंडल पहले ही क्रीचर्स के बदलते रवैये से घबराया हुआ होता है। जंगल के कैबिन में केनी ने सबको सेटल कर दिया होता है, लेकिन वो खुद अपनी माँ के लिए चाइनीज रिवायत के मुताबिक लेटर लिखने पर जिद करता है। उनकी बात जेड को जड़ा देती है, जो एक क्रेजी स्टोरी सुनाने का वादा करता है। विक्टर अपना फोर्ट कंप्लीट करके सारा को उस रात के बारे में बताता है जब टाउन के सब लोग मर गए थे और अगले दिन उसकी मुलाकात बॉय इन व्हाइट से हुई थी। वो सूटकेस के बारे में बताता है कि जब वो सब लाशें दफन नहीं कर सका तो बॉय इन व्हाइट ने कहा कि लोगों की सबसे कीमती चीजें जमा करके दफन करो। अब वो सूटकेस खोलकर अपनी यादें वापस लाना चाहता है। इस दौरान रैंडल और भी पैनिक में चला जाता है क्योंकि क्रीचर्स अपनी यूजुअल रूटीन फॉलो नहीं कर रहे। जल्द ही एम्बुलेंस टाउन में एंटर करती है और हालात और ज्यादा बिगड़ जाते हैं। अकोस्टा टैबेथा को हैंडकफ कर देती है क्योंकि वो कंट्रोल से बाहर हो रही होती है। EMTs मजबूरन रुकते हैं जब रोड पर एक जख्मी शख्स नजर आता है जो असल में ट्रैप होता है। ईथन बाहर निकल आता है और बॉयड उसे तुरंत वापस ले जाता है। क्रीचर दोनों EMTs को मार देता है और अकोस्टा कॉलोनी हाउस की तरफ भागती है। टाउन में अफरा तफरी मच जाती है। टैबेथा और जिम लम्हे भर के लिए मिलते हैं, लेकिन मॉन्स्टर्स हर तरफ से निकलने लगते हैं। हेनरी का अचानक वहां होना हिस्टीरिया को और बढ़ा देता है। रैंडल बस से टूल किट लेने जाता है क्योंकि बॉयड के पास हैंडकफ की कील नहीं होती। इसी बीच कॉलोनी हाउस में अकोस्टा की स्ट्रे बुलेट निकी को लग जाती है। खुशकिस्मती से मारी वहां होती है और एलिस और फातिमा की मदद से बुलेट निकाल देती हैं, लेकिन एम्बुलेंस के पास बॉयड क्रीचर्स से घिर जाता है। टैलिस्मैन होने के बावजूद क्रीचर्स हंसी उड़ाते हैं और कहते हैं कि ये इस तरह काम नहीं करता। बॉयड को पता चलता है कि एक क्रीचर के पास एम्बुलेंस की कीज हैं और वो रैंडल की जिंदगी के बदले कीज देने का ऑफर करता है। बॉयड मजबूरन डील एक्सेप्ट कर लेता है। कॉलोनी हाउस में एल्गिन को खून से भरी किमोनो पहने औरत का विजन नजर आता है और वो समझ नहीं पाता कि वो जाग रहा है या सो रहा है। टिली बर्ड्स को फातिमा के लिए बुरा शगुन बताती हैं। ईथन और जूली भी अपने कोमा के दौरान के तजुर्बे पर बात करते हैं, जहां जूली उसे अपनी जिंदगी का सबसे डरावना लम्हा बताती है। जंगल में जेड अपने विजन्स केनी और क्रिस्टी को बताता है और त्यानचिन की एक हल्की सी याद केनी को और इमोशनल कर देती है। विक्टर अपना फोर्ट कंप्लीट करके सारा को यादों में डूब जाता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि क्रिस्टोफर का पपेट जास्पर गायब है तो वो टूट जाता है। सारा मुश्किल से उसे काम करती है। बॉयड अपने फैसले पर डोना से लड़ता है कि उसने रैंडल को छोड़ दिया, जबकि टैबेथा जिम को अपना पूरा एक्सपीरियंस बताती है। नीचे निकी की हालत अचानक खराब हो जाती है और वो मर जाती है, जिससे बॉयड का गुस्सा फिर से फट पड़ता है। डोना उसे अलग ले जाकर खुद रो पड़ती है। विक्टर अपनी कहानी दोबारा शुरू करता है जब फातिमा निकी की लाश के साथ अकेले रहने की दरख्वास्त करती है। वहाँ वो अपनी अजीब और डार्क क्रेविंग को एक नए ज्यादा खौफनाक लेवल तक ले जाती है। एपिसोड का एंड बॉयड और डोना के ड्रिंक के साथ होता है, लेकिन उनका टोस्ट बाहर से आती आवाज से टूट जाता है। जब वो चेक करते हैं तो देखते हैं कि किसी ने रैंडल को एम्बुलेंस की बोनेट पर जिंदा छोड़ दिया है। एपिसोड 5 की शुरुआत होती है जब बॉयड और एलिस मिलकर रैंडल को कॉलोनी हाउस तक महफूज ले आते हैं, लेकिन जैसे ही वो होश में आता है वो बॉयड पर इल्जाम लगाता है कि उसने उसे छोड़ दिया था। इस बात से टेंशन और बढ़ जाती है। टाउन में हालात और ज्यादा गर्म हो जाते हैं जब लोगों को पता चलता है कि तबीथा वापस आ गई है। केनी का ग्रुप भी लौट आता है और शाम को डाइनर में टाउन मीटिंग रख दी जाती है। जेड तबीथा की वापसी की खबर सुनकर बहुत एक्साइटेड हो जाता है और फौरन उससे मिलने भागता है, जबकि डोना हेनरी को कॉलोनी हाउस में सेटल करती है ताकि उसकी मुलाकात विक्टर से हो सके। इसी दौरान विक्टर और सारा टनल्स के लिए सप्लाईज लेने कॉलोनी हाउस वापस आ रहे होते हैं, लेकिन वहां पहुंचकर जो कुछ हुआ उसका पता चलता है तो उनका प्लान रुक जाता है। विक्टर हेनरी की वापसी की खबर सुनकर इमोशनली टूट जाता है और उससे मिलने से इनकार कर देता है। तबीता अपने घर वालों को अपना सफर समझाने की कोशिश करती है। जूली सवालात पर सवालात करती रहती है, जबकि जिम सिर्फ इस बात पर खुश है कि तबीता महफूज वापस आ गई। जेड भी वहाँ आकर ट्री के बारे में सवाल करता है और फार अवे ट्रीज और नंबर वाली बॉटल्स का जिक्र होता है। तबीता ट्री पर वापस जाने के खिलाफ नहीं होती, लेकिन पहले टाउन मीटिंग में सबको सब कुछ बताना जरूरी समझती है। हॉस्पिटल में रैंडल का इलाज चल रहा होता है और केनी बॉयड को बताता है कि जंगल में कुछ बदला बदला लग रहा है। दोनों इस बात पर बहस करते हैं कि मॉन्स्टर्स ने रैंडल को जिंदा क्यों छोड़ा। बॉयड का ख्याल है कि ये सिर्फ उन्हें डराने और दिन के वक्त मेंटली टॉर्चर करने का तरीका है। डोना हेनरी को तसल्ली देती है और विक्टर का कमरा दिखाती है, लेकिन मीटिंग शुरू होने की अनाउंसमेंट सबको डाइनर की तरफ ले जाती है। मीटिंग में पूरा टाउन जमा होता है और तबीता के आने पर सवालों का सिलसिला शुरू हो जाता है। हेनरी अपनी तरफ से बात समझाने की कोशिश करता है, जबकि बॉयड और डोना माहौल को कंट्रोल में रखने की कोशिश करते हैं। इस दौरान जूली मीटिंग का फायदा उठाते हुए फातिमा की स्टैश से कुछ लेने चली जाती है और वापस आते वक्त एल्जिन से टकरा जाती है, जो खुद भी टेंशन में होता है। दोनों मिलकर दिन गुजरते हैं, स्मोक करते हैं और अपने मसाइल डिस्कस करते हैं। मीटिंग में फातिमा और डेल का रवैया अग्रेसिव हो जाता है। जब लोगों को पता चलता है कि तबीता ने बाहर जाकर भी किसी को उनके बारे में नहीं बताया तो लोग और भड़क उठते हैं। तबीता
आखिर तंग आकर मीटिंग छोड़ देती है। बॉयड सबको समझाने की कोशिश करता है कि तबिता का बाहर जाकर वापस आना इस बात का सबूत है कि घर वापस जाने का रास्ता हो सकता है, लेकिन ये बात लोगों को और बेचैन कर देती है और वो खुद ट्री से गुजरने का सोचने लगते हैं। फातिमा और एलिस सबसे ज्यादा जोर शोर से इस बात की हिमायत करते हैं। जेड और ईथन अपने आप से मिलने के कॉन्सेप्ट पर बात कर रहे होते हैं जब तबिता फैसला करती है कि वो जेड के साथ ट्री पर जाएगी। पहले जिम हेजिटेंट वका है, लेकिन कंडीशन पर मान जाता है कि ईथन उनके साथ नहीं जाएगा। ईथन मजबूरी में राजी हो जाता है। मीटिंग के बाद बॉयर और एलिस के दरमियान भी सख्त बहस होती है। बॉयर इस पर इल्जाम लगाता है कि वो लोगों की जान रिस्क में डाल रहा है, जबकि एलिस कहता है कि बॉयर कुछ कर ही नहीं रहा। बॉयर गुस्से में वहाँ से चला जाता है। जूली और एल्जिन कॉलोनी हाउस के बेसमेंट में जाकर ईटीज के कपड़े निकालते हैं और एक पुरानी पोलराइड कैमरा से तस्वीरें लेते हैं। बॉयड अभी भी परेशान होता है जब अकोस्टा उससे मिलकर सजेशन देती है कि लोगों का ध्यान ट्री से हटाने के लिए कोई एक्टिविटी प्लान की जाए, लेकिन वो उस पर भी भड़क जाता है और बाद में शर्मिंदा महसूस करता है। एलिस फातिमा से मशवरा लेने जाता है और उसकी एक बुरी आदत का पता चलता है। ईथन हेनरी से मिलता है और अपना तारुफ विक्टर के बेस्ट फ्रेंड के तौर पर करवाता है। थोड़ी देर बाद विक्टर और हेनरी का इमोशनल रीयूनियन होता है जो काफी टचिंग होता है। बॉयड बस के पास घूम रहा होता है जहाँ रैंडल रहता था, तब बक्ता उससे बात करती है और इसकी बातें बॉयड को कुछ सुकून देती हैं। इस सब के दरमियान जेड और तबिता ट्री पर पहुंचकर बॉटल्स उतारते हैं जिनमें सिर्फ 4 रैंडम नंबर्स होते हैं। जे फिर भी पॉजिटिव रहता है, लेकिन तबिता फ्रस्ट्रेट हो जाती है। जे टनल्स में अपने एक्सपीरियंस का जिक्र करता है, लेकिन उसी वक्त डेल आकर बात काट देता है। एपिसोड का एंड तब होता है जब डेल सबकी बात नजरअंदाज करते हुए ट्री के अंदर चला जाता है और अगले ही लम्हे टाउन के ड्रेन्ड स्विमिंग पूल की दीवार के अंदर फंसा हुआ नजर आता है, जो सबके लिए एक नया खौफनाक शौक बन जाता है। एपिसोड की शुरुआत रात के अंधेरे में होती है जब जिम नींद से उठकर देखता है कि टेबिथा खिड़की के पास खड़ी बेचैनी से बाहर देख रही है। टेबिथा बताती है कि उसे बुरा ख्वाब आया और कैम्पडन में होने के बावजूद उसे लगता है कि उसने काफी कुछ नहीं किया। जिम उसे तसल्ली देने की कोशिश करता है, लेकिन बात थॉमस और उनकी जिंदगी तक पहुंचकर एक बड़ी लड़ाई में बदल जाती है। आखिर जिम नीचे सोफा पर सोने चला जाता है और सुबह लेक पर खाना लेने जाने वाले ग्रुप के साथ चला जाता है। जूली रात की चीखों पर टेबिथा से सवाल करती है और टेबिथा उसे सब कुछ थोड़ा सा बताती है। जेड अपनी बॉटल ट्री रिसर्च में पूरी तरह डूबा हुआ है, लेकिन बॉयड उसकी वर्म होल और रिफ्ट थ्योरी से बिल्कुल मुतासिर नहीं होता। इसी गुफ्तगू के दौरान जेड को दूसरे बॉटल ट्री का पता चलता है जो बॉयड और सारा ने जंगल में देखा था। कॉलोनी हाउस में विक्टर अपने कमरे में वापस आता है तो हेनरी को एक पुरानी सोप बॉक्स डॉबी कार देखते हुए पाता है। विक्टर टनल्स के लिए सामान जमा करता है और कार की कहानी शेयर करता है। हेनरी उससे टाउन देखने की गुजारिश करता है, लेकिन विक्टर अपने मिशन की वजह से मना कर देता है और उसे साथ चलने की दावत भी नहीं देता। हॉस्पिटल में केनी और मैरियल एम्बुलेंस का सामान देख रहे होते हैं जब बॉयड वहां पहुंचता है। वो केनी को ऑफर करता है कि अगर बात करनी हो तो वो मौजूद है, लेकिन केनी दूरी बनाए रखता है। अंदर बॉयड रैंडल के पास जाता है, लेकिन क्रिस्टी उसे अल्ट्रासाउंड मशीन की खबर देती है और कहती है कि फातिमा को बता दे। बॉयड जब एलिस और फातिमा को बताता है तो दोनों के दरमियान चल रही टेंशन महसूस करता है। फातिमा की अजीब क्रेविंग्स का जिक्र होता है, लेकिन जब अल्ट्रासाउंड का आइडिया दिया जाता है तो वो कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाती। डॉना डेल की फंसी हुई लाश को पत्थरों से ढक रही होती है जब टेबिथा उससे बात करने आती है। टेबिथा अपनी गिल्ट का इजहार करती है, लेकिन डॉना उसे सख्ती से याद दिलाती है कि वो भी डेल की जगह हो सकती थी और अपने बच्चों के साथ वक्त जाया न करे। इस दौरान विक्टर और हेनरी टनल्स की तरफ बढ़ते हैं। हेनरी हैरान जरूर होता है, लेकिन हिम्मत नहीं हारता और विक्टर का साथ नहीं छोड़ता। दूसरी तरफ मैरी रैंडल के जख्मों का मुआयना करती है, लेकिन रैंडल इमोशनली टूट चुका होता है और अकेले रहने की गुजारिश करता है जब वो पहली दफा अपने जख्म देखता है। केनी घर में एक स्क्रू ड्राइवर ढूंढते हुए अपनी माँ की याद में खो जाता है और अनजाने में जूली को पॉट पीते हुए देख लेता है। वो मामला हल्का लेकर हंस देता है और वादा करता है कि उसके वालिदैन को नहीं बताएगा जब तक उसे इसमें ना घसीटा जाए। टनल्स में विक्टर को जास्पर अपनी जगह पर नहीं मिलता और हेनरी के मना करने के बावजूद वो मजीद अंदर जाने पर जोर देता है। आखिर फातिमा अल्ट्रासाउंड के लिए राजी हो जाती है, लेकिन क्रेविंग्स का जिक्र न करने की शर्त पर। कॉलोनी हाउस में एल्जिन उसकी तस्वीर लेता है और कोलाज का बहाना बनाता है। उसी वक्त जेड दूसरे बॉटल ट्री तक पहुंचता है जहां उसे मर चुका टॉम नजर आता है। दोनों के दरमियान सख्त बहस होती है और टॉम उसे शराब छोड़कर फोकस करने का मशवरा देता है। टेबिथा घर लौटकर ईथन को किचन टेबल पर किताब पढ़ते हुए देखती है। जब उसे पता चलता है कि ईथन ने भी उनकी लड़ाई सुनी थी तो वो उससे माफी मांगती है। ऊपर से आवाज आती है और वो फिर से उन खौफनाक बच्चों को देखती है जो एंगुई चैंट कर रहे होते हैं। बाद में वो ये सब जेड को बताती है और ईथन को बॉटल पजल में इन्वॉल्व करने का मशवरा देती है ताकि उसका ध्यान बढ़ जाए। रैंडल का इलाज मुकम्मल हो जाता
जाता है और वो हॉस्पिटल छोड़ने के लिए आजाद होता है, लेकिन वो बस पर वापस जाने से घबराता है और अकेले रहने से डरता है। मैरी उसे हॉस्पिटल में रहने की ऑफर करती है। टनल्स में विक्टर और हेनरी को जैस्पर मिल जाता है, लेकिन मिरांडा से जुड़ी एक चीज देखकर हेनरी कंट्रोल खो देता है। उसकी हरकतों से क्रीचर्स अलर्ट हो जाते हैं और दोनों भागकर निकलते हैं। विक्टर उन्हें जंगल के कार्गो ट्रक तक महफूज ले जाता है, लेकिन हेनरी का हाल बहुत खराब होता है। हॉस्पिटल में अल्ट्रासाउंड रिवील करता है कि फातिमा प्रेग्नेंट नहीं है और वो लगभग हॉस्टाइल हो जाती है। एल्जिन जब तस्वीर देखता है तो उसमें किमोनो वुमन का अजीब साया नजर आता है। ईथन बॉटल पजल में लगा रहता है, जबकि जेड बच्चों को देखने के मामले को समझने की कोशिश करता है और जेड के स्केचेस में फूड कैबिन पर बने वार्ड्स देखकर एक कनेक्शन महसूस करता है। एपिसोड का एंड इस शॉकिंग रियलाइजेशन पर होता है जब टैबिथा को याद आता है कि वो वार्ड्स और 3 सुर्ख पत्थर उसने पहले भी अपने बार बार आने वाले ख्वाब में देखे हैं। एपिसोड हॉस्पिटल से रेज्यूम होता है, जहां फातिमा को अभी पता चला है कि वो प्रेग्नेंट नहीं है। पहले ही टेंशन हाई होती है और बढ़ जाती है जब एलिस उसे कन्विंस करता है कि वो क्रिस्टी और मारी को अपनी अजीब क्रेविंग्स के बारे में बताएं। फातिमा फ्रस्ट्रेट होकर वहां से निकल जाती है, जबकि क्रिस्टी बॉयड पर नाराज होती है कि उसने क्रेविंग्स का पहले जिक्र क्यों नहीं किया। बॉयड का कहना होता है कि ये उसका मामला नहीं था। विक्टर भी अपनी हद पर पहुंच चुका होता है और जैस्पर के साथ उसका सब्र टूट रहा होता है। हेनरी बीच में बोलकर मामला ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन उल्टा विक्टर और भड़क जाता है और जैस्पर को लेकर चला जाता है। इसी दौरान एल्गिन की कैमरा खुद ब खुद तस्वीर ले लेती है जब वो टिली से बात कर रहा होता है। तस्वीर तुरंत नहीं दिखाई जाती, लेकिन उसका रिएक्शन बताता है कि कुछ बहुत ही अजीब कैप्चर हुआ है। मारी फातिमा को आईवी पर लगा देती है, लेकिन फातिमा शुक्रगुजार नहीं होती। जब मारी अपने रिलैप्स का हवाला देकर उससे रिलेट करने की कोशिश करती है तो बात और खराब हो जाती है। एलिस आता है और बस वाली रात के इमोशनल ब्रेकडाउन का जिक्र करता है, जिससे फातिमा को लगता है कि कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करता। दूसरी तरफ बॉयड और डॉना भी फातिमा के मामले पर इत्तेफाक नहीं कर पा रहे और जब डॉना सेफ्टी के लिए उसे घर से निकालने का इशारा करती है तो मामला और सेंसिटिव हो जाता है। जिम और कॉलोनी हाउस के 2 लोग फॉरेजिंग ट्रिप से लौट रहे होते हैं जब अचानक जेड, टैबिथा और ईथन वहां आ जाते हैं। जिम पहले घबरा जाता है, लेकिन ईथन एक्साइटेड तरीके से सब समझा देता है। एल्गिन की रैंडम तस्वीर उसे उस सेलर तक ले जाती है जहां विक्टर कभी छुपा था जब पूरी टाउन की पॉपुलेशन मर गई थी। जूली हॉस्पिटल शिफ्ट हो जाती है और वहां रैंडल से मिलती है। एल्गिन को सेलर में एक छुपा हुआ रेड डोर मिलता है जो किसी छोटे बेडरूम जैसा लगता है। अकोस्टा डाइनर में कैनी से मिलती है और टाउन के डिजाइन और मिस्ट्रीज पर फ्रस्ट्रेशन निकालती है। कैनी उसे समझाता है कि हर नया आने वाला यही सवाल करता है। ईथन वार्डेड साइट पर जेड से सवालों की भौचार कर देता है, जबकि जिम टैबिथा को साइट पर ले जाकर पर्सनल बात करता है जो जल्द ही बहस में बदल जाती है। आखिर जिम मान जाता है कि वो पीछे हटकर उसे इन्वेस्टिगेट करने देगा। जूली रैंडल के साथ चागा मशरूम्स लेने जाती है और ज्यादातर अपने फैमिली इश्यूज पर रैंट करती रहती है। रैंडल ज़्यादा नहीं बोलता, बस इतना बताता है कि वो डेट्रॉइट जा रहा था जब यहाँ फंस गया। जब जूली लर्नर्स परमिट का जिक्र करती है तो लगता है रैंडल के दिमाग में कोई प्लान आ गया है। कैनी अकोस्टा को अपने पेरेंट्स के खो जाने की कहानी बताता है, जबकि वो बॉयड पर तनकीद करती है और कैनी उसका दिफा करता है। इसी दौरान डाइनर के जूक बॉक्स से अचानक 5 स्टेयर स्ट्रिप्स का गाना ओ चाइल्ड बजने लगता है, जो माहौल को और भी eerie बना देता है। एल्गिन सेलर के हिडन रूम में एक स्केलेटनाइज्ड लाश देख लेता है और किमोनो वुमन से पूछता है कि क्या यही जगह है। विक्टर सारा के घर के बेसमेंट में जैस्पर को ले जाता है ताकि उसे बोलने पर मजबूर करे। रैंडन जूली को ड्राइविंग लेसन देता है। बॉयड स्टेशन वापस आता है तो देखता है सब टूट फूट चुका है और अकोस्टा अपनी गन वापस मांगती है। लंबी बहस के बाद बॉयड गोलियां निकालकर बंदूक उसे दे देता है। हेनरी और डोना बार में विक्टर के बारे में बात करते हैं और हेनरी इकरार करता है कि विक्टर को मरा हुआ समझना उसके लिए आसान था। तभी तब वार्डेड साइट एक्सप्लोर करते हुए अपना बचपन का ख्वाब जेड और ईथन को बताती है। एलिस टिली को प्रेगनेंसी वाली खबर देता है, लेकिन ऊपर से फातिमा की तकलीफ भरी चीखें सुनाई देती हैं। एलिस हॉस्पिटल से पेन मेंट चुराने की कोशिश करता है, जहां क्रिस्टी से उसकी लड़ाई हो जाती है, लेकिन बॉयड बीच में आकर मामला संभाल लेता है। ड्राइविंग लेसन ठीक चल रहा होता है जब अचानक रैंडल को वो जायंट लोकस्ट नजर आते हैं। शर्मिंदगी में वो जंगल की तरफ चला जाता है और जूली उसके पीछे जाती है। ये दोनों अनजाने में उस किले के खंडरात तक पहुंच जाते हैं जहां से बॉयड पिछले सीजन निकला था। रैंडल डरा हुआ लगता है, जबकि जूली इस जगह को किसी फिजिकल अटैचमेंट जैसा महसूस करती है और लगता है रैंडल भी वो कनेक्शन महसूस कर रहा है। आखिर में फातिमा ग्रीन हाउस में सड़ी हुई सब्जी खाने की कश्मकश से गुजरती है। वो खुद को रोक लेती है, लेकिन बाहर निकलते वक्त दर्द का तेज झटका महसूस करती है। टिली मदद के लिए आती है, लेकिन कंफ्यूजन में फातिमा गार्डनिंग शेयर से उसे घोंप देती है। एलिस के पहुंचने से थोड़ी देर पहले टिली अपनी आखिरी सांसों में फातिमा से कहती है कि वो भाग जाए। एपिसोड इसी शौक पर खत्म होता है।
एपिसोड की शुरुआत होती है जब बॉयड फातिमा को उसी कैबिन में लेकर आता है जहां वो पहले सारा के साथ रात गुजार चुका था। बॉयड बहुत मुख्तसर तौर पर टिली के इंसिडेंट के बारे में पूछता है और उसे यकीन दिलाता है कि वो सब कुछ हैंडल कर लेगा। वो उसे कुछ राशन और एक टेलिस्मैन देकर कहता है कि एलिस के लिए स्ट्रांग रहना। इधर जेड मैथ्यूज फैमिली से अलविदा कहकर बार वापस आता है और ड्रिंक लेने का सोच ही रहा होता है कि हेनरी आ जाता है। कॉलोनी हाउस के पोर्च पर एल्जिन अपने कैमरे के साथ घूम रहा होता है जब एक रेजिडेंट ग्रीन हाउस में टिली की लाश दरियाफ्त करता है और उसी वक्त एल्जिन की कैमरा फिर से खुद ब खुद तस्वीर ले लेती है। जूली एक हैरत अंगेज तौर पर खुश मिजाज रैंडल को अलविदा कहती है, लेकिन जैसे ही वो रूइंस पर वापस जाने का जिक्र करती है उसका रवैया बदल जाता है। बाहर बॉयड और एलिस स्ट्रेटेजी डिस्कस कर रहे होते हैं। एलिस सच बताने के हक में होता है जबकि बॉयड इसके सख्त खिलाफ। केनी उन्हें ग्रीन हाउस बुला लेता है जहां बॉयड देखता है कि अकोस्टा पहले से इन्वेस्टिगेशन शुरू कर चुकी है। पहले के टेंशन के बावजूद बॉयड उसकी बात से इत्तेफाक करता है कि लोगों से फौरन पूछताछ शुरू होनी चाहिए। केनी इंटरव्यूज करने पर राजी हो जाता है जबकि बॉयड और एलिस रोड पर क्लूज ढूंढने का प्लान बनाते हैं। डोना के मशवरे पर सारा से भी सवाल करने का फैसला होता है, लेकिन बॉयड खुद मौजूद रहना चाहता है। सारा इस वक्त विक्टर को संभालने में मसरूफ होती है जो जास्पर की खामोशी की वजह से टूट रहा होता है। आखिर वो टैबिथा की मदद लेने जाती है और उसी वक्त पहुंचती है जब टैबिथा जिम को बताता है कि उसे किसी ने फोन किया जो खुद को थॉमस कह रहा था। एल्जिन हॉस्पिटल जाता है क्रिस्टिया मरी को ढूंढने, लेकिन वहाँ रैंडल मिल जाता है जो मजाक में ड्रग्स चुराने का तंज करता है। एल्जिन ब्लड टेस्ट के लिए निकलता है और रैंडल उससे माफी मांगता है कि जब वो टाउन आया था तो उसने सबके साथ बुरा रवैया रखा। एल्जिन भी उल्टी करने वाली बात पर माफी मांगता है। विक्टर को लगता है कि क्योंकि टैबिथा एलोएस को याद करवाने में मददगार थी, शायद वो जास्पर के बारे में भी मदद करे। पहले तो कुछ हासिल नहीं होता, लेकिन टैबिथा उसे काम करती है और वो याद करता है कि जास्पर ने कभी क्रिस्टोफर को टाउन के बारे में बहुत अहम बात बताई थी। जूली घर वापस आती है और जिम उसे ईटन का ख्याल रखने को कहता है। फिर जिम बार में जेड से टकरा कर उसे कहता है कि टैबिथा को उसकी सेवियर थ्योरीज पर और न भड़काए। हेनरी चुपचाप उनकी बहस देखता रहता है जब तक जेड गुस्से में चला नहीं जाता। एलिस कैबिन में फातिमा को तसल्ली देने जाता है, लेकिन उसकी हर कोशिश उसे और फ्रस्ट्रेट कर देती है। जब वो चला जाता है तो किमोनो वुमन अचानक फातिमा के सामने जाहिर हो जाती है। इधर एल्जिन का पहला फोटो रिव्यूल होता है जो एक ब्लड बैग का होता है, इसीलिए वो ब्लड टेस्ट करता है और बाथरूम में कैमरा फिर तस्वीर ले लेती है। बार में हेनरी जिम को वार्न करता है कि वो वही गलतियां कर रहा है जो उसने कभी विक्टर और मिरांडा के साथ की थी, और जिम उस बात को सीरियस लेता है। जूली ईथन को रूइंस के बारे में बताती है और उससे मशवरा मांगती है। ईथन कहता है हीरो को बहादुर होना पड़ता है और साथ चलने की ऑफर करता है। रूइंस में एंटर करते ही सिर्फ जूली वापस उसी जगह ट्रांसपोर्ट हो जाती है जहां पिछले सीजन में वो मरी और रैंडल कैद थे। वहां वो मार्टिन से मिलती है और पता चलता है कि सीजन 2 में बॉयड को जो रस्सी मिली थी वो असल में जूली नहीं दी थी। सीन फिर विक्टर की तरफ शिफ्ट होता है जहां सारा और टैबिथा की मदद से उसे एक बड़ी याद वापस आती है। विक्टर को याद आता है कि चर्च में क्रिस्टोफर असल में जास्पर से नहीं बल्कि द बॉय इन व्हाइट से बात कर रहा था। बॉय एक पुरानी कहानी सुनाता है बच्चों की जो बदला लेना चाहते थे क्योंकि जिस पर उन्होंने भरोसा किया उसने उन्हें मार दिया। वो कहता है फार अवे ट्री से गुजरना बच्चों को बचा सकता है, लेकिन क्रिस्टोफर गुस्से और इनकार में डूबा रहता है। यंग विक्टर ने ये कहानी मिरांडा को बताई थी जिसकी वजह से वो उन्हें छोड़कर गई थी। इसी दौरान एल्जिन कैबिन पहुंच जाता है जहां फातिमा छुपी होती है। उसका नया फोटो सेलर के उन दरवाजों का होता है जो उसने पहले डिस्कवर किए थे। बॉयड और एलिस भी कैबिन की तरफ लौट रहे होते हैं, लेकिन वहां सिर्फ खुला दरवाजा मिलता है। ना फातिमा होती है और ना एलिजन। एल्जिन ने फातिमा को ये कहकर साथ ले लिया होता है कि एलिस ने भेजा है। सेलर पहुंचकर फातिमा को शक होने लगता है और जब एल्जिन कहता है कि वो प्रेग्नेंट है लेकिन बच्चा उसका नहीं है तो वो पूरी तरह डर जाती है। एपिसोड एंड होता है जब एल्जिन माफी मांगते हुए उसे हिडन रूम की तरफ घसीट कर ले जाता है। एपिसोड 9 की शुरुआत होती है जब बॉयड और एलिस घबराहट में फातिमा को ढूंढ रहे होते हैं। रात करीब आ रही होती है और टेंशन बढ़ती जा रही होती है। बॉयड चाहता है कि अंधेरा होने से पहले टाउन वापस चला जाए, लेकिन फैसला उस वक्त हो जाता है जब वो लगभग गिर जाता है। एलिस उसे संभाल कर वापस ले जाता है। इधर फातिमा एल्जिन का बेचैनी से इंतजार कर रही होती है। जैसे ही वो लौटता है फातिमा फौरन अपनी रिहाई के लिए बातचीत शुरू कर देती है। एल्जिन बार बार ये दावा करता है कि वो उस और बेबी की हिफाजत के लिए यहाँ है, लेकिन जब भी फातिमा निकलने की कोशिश करती है वो जिस्मानी तौर पर उसे रोक देता है। उनकी तकरार इस मोड़ पर पहुंचती है जहां फातिमा बताती है कि उसने भी किमोनो वुमेन को देखा है और टिली की मौत का जिम्मेदार उसे ठहराती है। एल्जिन उसे मना नहीं पाता, लेकिन वो उसे पिछले एपिसोड में निकाला हुआ खून पीने पर राजी कर लेता है। दूसरी तरफ टैबिथा विक्टर पर फ्रस्ट्रेट होती है क्योंकि उसकी यादें इतनी खौफनाक हैं कि वो उन्हें और परस्यू नहीं करना चाहता। सारा टैबिथा के अजीब रिएक्शन को नोटिस करती है जब वो विक्टर को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन केनी जूली के कोलैप्स की खबर ले आता है और बात वहीं रह जाती है।
जाती है। जूली को मेडिकल तौर पर ठीक करार दिया जाता है, लेकिन जिम उससे जंगल और ईथन के बारे में सवाल करता है। जूली ज्यादा कुछ नहीं बताती, बस इतना कि जिम रैंडल से बात करने चला जाता है। रैंडल खुद एक विजन देख चुका होता है, इसलिए पहले ही चिड़चिड़ा होता है। फिर भी वो जिम को सच बताता है और ड्राइविंग लेसन जारी रखने का मशवरा देता है। इधर बॉयड एलिस को अपनी बीमारी के बारे में बता देता है जब वो क्लिनिक जाने से इनकार करता है। डॉना भी फातिमा के मामले पर दोबारा सोच रही होती है। जिम क्लिनिक में टैबिता से माफी मांगता है और वादा करता है कि अब वो उसके फैसलों पर शक नहीं करेगा। अगर उसे लगता है कि उसका रास्ता घर ले जाएगा तो वो उसके साथ है। बॉयड और एलिस की बात भी कुछ इसी अंदाज में होती है, जबकि सारा स्नोमैन फिगरीन मुकम्मल करती है। सेलिब्रेशन की जगह उसे एक दर्दनाक विजन मिलता है जहाँ फातिमा के किडनैप होने का इशारा मिलता है। वो ये सब बॉयड और एलिस को बताती है जब फातिमा एल्जिन से बचकर निकलने की कोशिश कर रही होती है और एल्जिन उसे बर्थ के लिए खास ड्रेस पहनने को कहता है। पुलिस स्टेशन में बॉयड और एलिस बहस कर रहे होते हैं जब सारा अपना विजन शेयर करती है। उसके मुताबिक क्रीचर्स उनका मजाक उड़ा रहे हैं, जैसे फातिमा करीब होते हुए भी उनसे दूर हो। एलिस ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाता। बॉयड डॉना को बताता है और डॉना फैसला करती है कि फातिमा पर केस नहीं चलेगा। किडनैपिंग की खबर सुनकर वो सर्च ऑर्गेनाइज करती है। डाइनर में बॉयड और डॉना सबको फातिमा के गायब होने की खबर देते हैं। लोग नाराज जरूर होते हैं, लेकिन बॉयड की जोश भरी स्पीच सबको सर्च में शामिल होने पर मजबूर कर देती है। लोग जोड़ों में बढ़ जाते हैं। बॉयड केनी को अपना पार्टनर बनाता है और उसे शेरिफ की जिम्मेदारी लेने की बात करता है, लेकिन केनी मना कर देता है। हाँ, डेप्यूटी बनने पर राजी हो जाता है। डॉना अकोस्टा के साथ पैर बनाती है और दोनों के दरमियान बेहतर ताल्लुक की उम्मीद पैदा होती है। हेनरी जेड से विक्टर के बारे में समझने की कोशिश करता है जब जेड बॉटल ची प्रोजेक्ट में मसरूफ होता है। विक्टर फारावी ट्री को काटने जा रहा होता है, लेकिन बॉय इन व्हाइट उसे रोक लेता है। विक्टर उसकी मदद ना करने पर फ्रस्ट्रेट होता है। इधर एलिस एल्जिन से बात करता है और अपनी माँ एबी का जिक्र करता है जब एल्जिन अपनी कहानी शेयर करता है। जिम और ईथन क्रैश डार्बी पर जाते हैं, जहाँ जिम अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करता है और ईथन उसे थॉमस के रेडियो पेज को इग्नोर करने का मशवरा देता है। जूली और टैबिता अपने फियर्स शेयर करते हैं और टैबिता जब जूली को गले लगाती है तो एक घूलिश बच्चा उन्हें देखता नजर आता है और टैबिता को फॉलो करने का इशारा करता है। जेड हेनरी को समझाता है कि विक्टर टार्जन की तरह है, जो बचपन से इसी दुनिया में पला बड़ा है और उसके लिए यही सब कुछ है। लेक के पास एलिस एल्जिन पर और भड़क जाता है जब वो अजीब थ्योरीज देता है। इस दौरान फातिमा अंडरग्राउंड हैच दरियाफ्त करती है, लेकिन खोल नहीं पाती और किमोनो वुमन फिर से सामने आ जाती है। आखिर में जूली और टैबिता सेलर पहुंचते हैं, जहां दरवाजा खुला होता है। टैबिता अंदर जाकर विक्टर को परेशान हालत में देखती है, जो महसूस करता है कि मिरांडा की मौत का जिम्मेदार वो खुद था। टैबिता उसे तसल्ली देती है और उसे एक विजन आता है जो इस दफा पूरा रिवील होता है। इशारा मिलता है कि वो खुद मिरांडा थी या उससे किसी गहरी तौर पर जुड़ी हुई है। एपिसोड एंड होता है जब वो याद करती है कि स्माइली फेस क्रीचर ने उस पर हमला किया था, शायद उसे मार दिया था। एपिसोड की शुरुआत बॉयड स्टीवन से होती है, जो केनी को सर्च एरिया का मैप दिखाता है जहां से फातिमा की तलाश शुरू हुई है। केनी हैरान होता है कि फातिमा शैक पर क्यों गई थी और एलिस आकर कहता है कि एल्जिन को उसकी लोकेशन का जरूर पता होगा। इसी दौरान एक अननोन जगह पर फातिमा शदीद दर्द में होती है। वो अपनी ड्रेस खोलकर देखती है कि उसका पेट गैर मामूली तरह से हिल रहा है, जैसे बच्चा अंदर से जोर लगा रहा हो, और वो चीख उठती है। डाइनर में एल्जिन का पुरसुकून रवैया सबको शक में डाल देता है, इसलिए बॉयड केनी और एलिस को कहता है कि उसे कहीं जाने न दें। विक्टर बताता है कि ताबिथा गिर गई थी जब वो उसके घर से निकल रहा था और जिम फौरन उसे देखने भागता है। विक्टर कहता है कि उसने बॉय इन व्हाइट को देखा, लेकिन कोई मदद नहीं मिली। बाद में ताबिता बताती है कि रूट सेलर में उसने मिरांडा की मौत का मंजर देखा और महसूस किया कि मिरांडा उससे राब्ता करने की कोशिश कर रही थी। कॉलोनी हाउस में एल्जिन दावा करता है कि एक एंजल उसे कैमरे के जरिए हिदायत दे रही है और फातिमा का बच्चा उन सबका नजात दहिंदा होगा। बॉयड उसे बताता है कि अल्ट्रासाउंड में कोई बच्चा नजर नहीं आया, लेकिन एल्जिन अपनी बात पर कायम रहता है। सारा अपना तजुर्बा शेयर करती है कि कैसे आवाजों ने उसे मैनिपुलेट किया था। डॉना भी कंफ्यूज हो जाती है कि शायद एल्जिन सच कह रहा हो। हेनरी विक्टर से माफी मांगता है, जबकि विक्टर अपने आप को मिरांडा की मौत का जिम्मेदार समझता है। इसी बीच फादर खतरी बॉयड को उकसाता है कि अगर जरूरत हो तो एल्जिन पर सख्ती करे, वरना ये जगह जीत जाएगी। बॉयड का सब्र टूटने लगता है और वो टूल्स का बैग लेकर वापस कॉलोनी हाउस आता है। रैंडल क्लिनिक में अजीब हालत का शिकार होता है और डिफिब्रिलेटर से खुद को शॉक देने की कोशिश करता है, जबकि मरी और क्रिस्टी उसे रोक लेती है। कॉलोनी हाउस में बॉयड एल्जिन को इलेक्ट्रिक केबल से बांध देता है और तस्वीर दिखाता है जो इंस्टेंट कैमरा से निकलती है, एक सफेद घर की। एल्जिन कहता है कि ये इशारा है कि सब घर वापस जाने वाले हैं, लेकिन जब वो लोकेशन बताने से इनकार करता है तो बॉयड गुस्से में उसका हार्ट हैमर से जख्मी कर देता है। अकोस्टा इंटरवीन करती है और सिचुएशन को कंट्रोल करती है, लेकिन बाद में चीखों की आवाज आती है और पता चलता है कि एल्जिन की एक आंख निकल चुकी है। आखिर सारा रिवील करती है कि फातिमा रूट से लमे है। दूसरी तरफ जेड, जिम और टैबिथा 12 नंबर्स का राज समझने की कोशिश करते हैं और म्यूजिक स्केल का कनेक्शन मिलता है। जेड को एहसास होता है कि ये एक मेलोडी है जो फारवे
वे ट्री पर बजानी होगी। जब वो वायलिन बजाना शुरू करता है तो क्रीपी बच्चे नजर आते हैं। रूट सेलर में एक क्रीचर फातिमा की डिलीवरी में मदद करता है। जब बॉयड और बाकी लोग पहुंचते हैं तो बच्चा पैदा हो चुका होता है, लेकिन क्रीचर उसे ले जाता है। बॉयड टनल्स में उसका पीछा करता है और देखता है कि बच्चा नाइटमैन मॉन्स्टर स्माइली में तब्दील हो जाता है। इसी वक्त एक क्रीपी बच्चा थाबिता को अंकुई कहता है, जिसका मतलब रिमेंबर होता है। थाबिता को याद आता है कि वो असल में मिरांडा थी और जेड क्रिस्टोफर था। दोनों पहले भी यहाँ आ चुके हैं और बच्चों को बचाने की कोशिश कर चुके हैं। उनमें से एक उनकी अपनी बेटी थी। आखिरी लम्हों में जिम और थाबिता गाड़ी में बात कर रहे होते हैं जब एक पीले सूट वाला आदमी सामने आता है। वो जेड की म्यूजिक की तारीफ करता है और कहता है कि ये सब होने की जरूरत नहीं थी। जिम जूली को भागने को कहता है, लेकिन वो आदमी उसे पकड़कर कैंपर के साथ जोर से दबा देता है और उसकी गर्दन तोड़ देता है। जूली चीखती रह जाती है और एपिसोड एक शॉकिंग और दिल दहला देने वाले क्लिफ हैंगर पर खत्म होता है।